तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि पीक कंपटीशन में ली हान की वजह से वहां पर काफी सारे लोगों की जान पे बनाती है। ली हान ने तो अपना सीक्रेट ट्रेजर सभी के सामने शो कर दिया था, पर उसे पीक कंपटीशन के एंड में पता लगता है कि उसके अपोजिट यूज किए जाने वाले वो स्वॉर्ड असल में नकली थे। तो वो सभी से धमकी देकर पूछने लगता है कि असली स्वॉर्ड का पता लगाओ। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक एल्डर को दिखाते हैं जो कि असली वाले दाओशिंग स्वॉर्ड के सामने बैठकर कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहे थे। असल में तो वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए इस दाओशिंग स्वॉर्ड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा करते हुए वो कहने लगते हैं कि मुझे जल्द से जल्द इस स्वॉर्ड को कंट्रोल करना सीखना होगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वक्त आने पर मैं इसे सही से इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। हालांकि इसे कंट्रोल करने में मेरी काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी कंज्यूम हो चुकी है, मैं इसे ज्यादा देर तक संभाल नहीं सकता, इसलिए मुझे जल्दी करना होगा। ये बोलने के बाद वो अपने हाथों को उठाते हुए उस स्वॉर्ड को जोर से जमीन पर रखता है, जिससे उस स्वॉर्ड की तेज एनर्जी रिलीज हो रही थी। इन एल्डर का नाम मास्टर फैंग था, जिसकी हालत अब तक काफी बुरी हो गई थी इस स्वॉर्ड को संभालने के चक्कर में। तभी एक स्टूडेंट दौड़ता हाँफता आकर मास्टर फैंग को बताता है कि किसी ने हमारे उस फॉर्मेशन को ब्रेक कर दिया है। ये सुनने के बाद मास्टर फैंग काफी ज्यादा शॉक थे और ये महान काम और किसी का नहीं बल्कि हमारे प्यारे ली हान का था, जो तेजी से उस पीक में एंटर होने वाला था। ये देखने के बाद मास्टर फैंग वहाँ मौजूद डिसाइपल से कहते हैं कि खड़े खड़े उस लड़के का मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से ट्रिबुलेशन फॉर्मेशन बनाकर इसे रोको अंदर आने से। उस एल्डर की बात सुनने के बाद सभी स्टूडेंट ऐसा ही करते हैं, एक साथ अपनी पावर का यूज करते हुए वहाँ पर एक जाइंट फॉर्मेशन क्रिएट कर लेते हैं। ये ट्रिबुलेशन फॉर्मेशन सच में काफी ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि ली हान अपने उस सीक्रेट ट्रेजर को स्वॉर्ड में कन्वर्ट करके एक जबरदस्त स्लैश लगाता है, पर फिर भी उस फॉर्मेशन को कुछ नहीं होता। पर ली हान जब दूसरी बार अपनी पावर का यूज करते हुए उस फॉर्मेशन पर स्लैश लगाता है तो वो फॉर्मेशन जबरदस्त तरीके से ब्लास्ट होते हुए सभी स्टूडेंट्स को दूर फेंक देती है, जिससे वो सारे के सारे स्टूडेंट्स बुरी तरीके से घायल हो गए थे। एल्डर के पास एक और स्टूडेंट खड़ा था और ये देखने के बाद कि ली हान की स्वॉर्ड कितनी ज्यादा पावरफुल है, वो स्टूडेंट दुम दबा के वहाँ से भाग जाता है। और ये चीज तो मास्टर फैंग भी नोटिस कर लेते हैं कि ली हान की पावर सच में अमेजिंग है, जो उसने अकेले उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करते हुए उनके इतने सारे डिसाइबल्स को घायल कर दिया। ये सोचते हुए ली हान को रोकने के लिए वो खुद उससे फाइट करने वाले थे, जहाँ वो अपनी स्वॉर्ड का ऑरा रिलीज करते हुए ली हान पर उसे थ्रो कर देते हैं। ये स्वॉर्ड थ्रो करते हुए वो इंसान कह रहा था कि अब देखता हूँ कि तू इस स्वॉर्ड से कैसे बचता है। उस स्वॉर्ड के ली हान के पास जाते ही वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट हो गया था। इस एल्डर को तो लगता है कि ली हान का काम खत्म हो गया होगा, पर ली हान तो अपने सीक्रेट ट्रेजर को एक शील्ड की तरह यूज करता है, जिसकी वजह से वो स्वॉर्ड वहीं ब्लॉक हो गई थी। और ली हान कहता है तो ये स्वॉर्ड इस बुढ़े के पास है, और फिर वो अपने उस शील्ड को फिर से स्वॉर्ड में कन्वर्ट करके उस ओल्ड मैन के साथ फाइटिंग स्टार्ट कर देता है, जहाँ वो एक जबरदस्त अटैक उस ओल्ड मैन पर करने वाला था, पर वो ओल्ड मैन भी अपने स्वॉर्ड की हेल्प से उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। और अब वो दोनों ही अपनी जबरदस्त एनर्जी के साथ प्रेशर लगाए जा रहे थे। ली हान के प्रेशर की वजह से वो ओल्ड मैन थोड़ा थोड़ा पीछे भी सरकने लगता है। वहीं ली हान फाइट करते हुए कह रहा था कि इस ओल्ड मैन का ऑरा मुझे अजीब सा क्यों फील हो रहा है। वहीं अब तक वहाँ पर वो चारों के चारों एल्डर भी आ जाते हैं, जिनमें से एक एल्डर मास्टर फैंग को ली हान के साथ फाइट करता देखकर उन दोनों को रोकने के लिए आगे जाने वाला था, पर बाकी के एल्डर्स उसे ऐसा करने से रोक लेते हैं। मास्टर ये फैंग कहती है कि भले ही ली हान ने उस नकली स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय किया हो, लेकिन भूलो मत कि वो भी कम पावरफुल नहीं थी। वहीं अगर देखा जाए तो हम यहाँ के टॉप 5 फेमस एल्डर्स हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए किसी सीक्रेट ट्रेजर को या उसके इल्यूजन को डिस्ट्रॉय करना नामुमकिन है। तो अगर तुम उसे रोकने गए तो तुम्हें उसके साथ फाइट करनी होगी, और तुम जानते हो कि वो तुम्हारा क्या हश्र करेगा। वहीं दूसरी तरफ ली हान मास्टर फैंग से कहता है कि मास्टर फैंग, क्या आपको पता है कि आपके एल्डर असल में 7 पीक कंपटीशन में एक नकली स्वॉर्ड लेकर आए थे। पर मास्टर फैंग, आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं, मैंने आपका रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया है उस एल्डर को जान से मार के। ये सुनकर तो मास्टर फैंग के चेहरे पर गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। इसके बावजूद भी वो ना चाहते हुए ली हान से कहते हैं कि आपका इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने दोषी को सजा दी। वैसे इस मसले के बारे में मुझे मेरे एक स्टूडेंट ने पहले ही बता दिया था। ली हान कहता है कि सिर्फ थैंक यू बोलने से आपका काम नहीं खत्म होने वाला। अगर आपको अपनी वफादारी साबित करनी है तो अगर तुम्हारा स्वॉर्ड से खेलकर जी भर गया हो तो मुझे वापस कर दो।
अब ये सुनकर तो मास्टर फैंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। वो कहता है कि यंग पवेलियन मास्टर, आपको इतना भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ली हान तो इस बात पे जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि मैं खुद को पुश कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि अभी तो मैंने शुरुआत भी नहीं की है। ये बोलने के बाद वो जबरदस्त स्लैशेस लगाना शुरू कर देता है मास्टर फैंग पर। बेचारे मास्टर फैंग को संभलने का भी मौका नहीं मिलता और वो बड़ी मुश्किल से ली हान्स के अटैक को डॉज करते हैं, पर उनके पास भी जो स्वॉर्ड थी वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल थी, इसलिए ली हान के अटैक वो आराम से ब्लॉक कर पा रहे थे। पर इसके बावजूद ली हान काफी एफर्टलेसली उन्हें खुद से दूर कर देता है। ली हान के 2 अटैक और करने के बाद तो वो एल्डर अपने घुटनों के बल आ जाते हैं। उन्हें इतनी बुरी तरीके से घायल होता देखकर मास्टर यी फेंग कहती है कि कमाल की बात है, तुम्हारे मास्टर के बारे में तो मैंने सुना है कि उन्होंने एक ही स्वॉर्ड स्लैश में माउंटेन और रिवर्स को 2 हिस्सों में बांट दिया था। आखिर वो इतने ज्यादा पावरफुल थे तो उन्हें आज क्या हो गया? वो इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हैं? 2-3 मूव्स में ही इतनी बुरी तरीके से घायल हो गए, समझ में नहीं आ रहा। वहीं दूसरी तरफ वो एल्डर जैसे तैसे अपनी स्ट्रेंथ को वापस करने के बाद फिर से ली हान के साथ फाइट शुरू कर देते हैं। ली हान उस एल्डर के साथ फाइट करते हुए सिर्फ एक ही बात को दोहरा रहा था कि क्या बात है अंकल, तुमसे फाइट करते हुए तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी बच्चे के साथ लड़ रहा हूँ। वो बार बार अपनी स्वॉर्ड से उस एल्डर को पीछे धकेलते जा रहा था। वो एल्डर ली हान की बात सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए अपनी स्वॉर्ड की एनर्जी और जबरदस्त तरीके से रिलीज करने लगते हैं। वहीं ली हान उनसे फाइट करते हुए अपने सीक्रेट ट्रेजर को एक पावरफुल हैमर में कन्वर्ट कर लेता है। ली हान तो कह रहा था कि तुमसे फाइट करते हुए तो ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम कोई और हो, कोई एल्डर नहीं। ये सुनने के बाद तो मास्टर फैंग कह रहे थे कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? ली हान साफ साफ कह देता है कि मेरा मतलब ये है कि तुम सच में एल्डर हो भी या बस एल्डर युआन बनने का नाटक कर रहे हो। ये सुनने के बाद वहाँ मौजूद बाकी सारे एल्डर्स भी काफी ज्यादा शॉक लग रहे थे। वहीं ये सुनकर मास्टर फैंग कहते हैं कि तुम अपनी बकवास बंद करो। इसके बाद तो ली हान अपने उस सीक्रेट ट्रेजर को एक छोटा सा डैगर बनाकर उस मास्टर को पीछे धकेल देता है और फिर उस डैगर से एक पावरफुल हैमर क्रिएट करके एक जबरदस्त अटैक करता है। ये अटैक करते हुए और सीक्रेट ट्रेजर को बार बार कन्वर्ट करते हुए वो काफी ज्यादा कूल लग रहा था। वहीं उस हैमर का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उस एल्डर के मुंह से तो ब्लड निकलने लगता है। वहीं इस अटैक को खाने के बाद भी वो खुद को जैसे तैसे संभालते हुए फिर से फॉर्म में आने की कोशिश कर रहे थे, पर ली हान तो बिना किसी एफर्ट्स के उनके हाथ से उनका स्वॉर्ड दूर कर देता है। इससे पहले कि वो एल्डर अपने स्वॉर्ड को हासिल कर पाते, ली हान अपने हैमर के साइज को काफी ज्यादा इंक्रीज करते हुए एक जबरदस्त अटैक करके उस एल्डर को वहीं गाड़ देता है। वैसे ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि अरीना में दरारें पड़ गई थी। वहीं ली हान उस एल्डर से कहने लगता है कि बताओ असली वाले मास्टर फैंग कहाँ पर है? ये सुनने के बाद वो लड़का जो इतनी देर से सुन रहा था वो अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर को इस तरीके से ट्रीट करने की? अब उस बंदे के हमारे ली हान के पास जाते ही वो उसे भी खुद से दूर करते हुए कहता है, ओ तो ये तुम्हारा मास्टर है। ली हान का ये अटैक उस स्टूडेंट के लिए इतना ज्यादा जबरदस्त था कि वो भी घायल हो जाता है। इंजर्ड होने के बाद भी वो खुद को संभालते हुए ली हान से कहता है कि अगर तुम इसके आगे बढ़े तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरे मास्टर है और इनकी बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये वो अपने स्वॉर्ड को ली हान की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कह रहा था। ली हान तो कहता है कि ओए होए होए होए, इतना ज्यादा प्रोटेक्टिव अपने मास्टर के लिए? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी तारीफ करूं कि तुम अपने मास्टर से कितना ज्यादा प्यार करते हो? मैंने एक डिसाइपल और एक मास्टर के बीच में ऐसा प्यार आज से पहले कभी नहीं देखा। वहीं ये सारी चीजें मैंगफो भी दूर से देखते हुए कह रही थी कि आखिर ये कैसा रिश्ता है एक डिसाइपल और एक मास्टर का? क्या ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं? ये बोलने के बाद वो तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ ली हान उस डिसाइपल की तरफ अपनी स्वॉर्ड पॉइंट आउट करते हुए कहता है कि अब भी वक्त है, सच बता दो वरना मुझे अपने तरीके से सच उगलवाना अच्छे से आता है। ये बोलने के बाद ली हान एक जबरदस्त स्लैश लगाता है, जिस स्लैश को संभालते हुए वो बंदा पीछे हट गया था। इससे पहले कि ली हान मौका पाकर इस स्टूडेंट को जान से मार देता, उसकी स्वॉर्ड को बीच में रोकते ही मास्टर फैंग कहते हैं कि रुक जाओ, मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताता हूँ। ये सुनकर ली हान अपने अटैक को रोककर उसे मास्टर फैंग की तरफ थ्रो कर देता है, जिससे वो स्वॉर्ड आगे बढ़ते हुए मास्टर फैंग के गालों में एक जबरदस्त स्लैश लगा चुका था और वहाँ मौजूद सभी एल्डर्स को पता लग जाता है कि ये बंदा
बंदा असल में मास्टर फेंग नहीं बल्कि कोई और है जो इतने दिनों से मास्टर फेंग बनने का नाटक कर रहा था। ली हान को पता लगते ही वो सबके सामने इसकी असलियत ले आता है। वो एल्डर्स भी वहाँ उस बंदे के पास आकर कह रहे थे कि उस इंसान का चेहरा तुमसे मिलता है, तो क्या वो तुम्हारा भाई है? तुम दोनों ने इतने दिनों से मिलकर हम सभी एल्डर्स को उल्लू बनाया। वो दोनों अपनी गलती पकड़े जाने पर सर झुकाकर बैठे हुए थे। वहीं ली हान की आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वहीं जो बंदा इतने दिनों से मास्टर फेंग बनने का नाटक कर रहा था वो उन सभी से कहता है कि असली मास्टर फेंग कब के मारे जा चुके हैं। तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं, मैंने मास्टर फेंग को अच्छे से दफना दिया है। इस गुनाह में मेरे भाई का कोई कसूर नहीं, सारी की सारी गलती मेरी है। मैंने ही मास्टर फेंग को अपने हाथों से मारा था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आपको सजा देनी है तो आप मुझे दीजिए, पर मेरे भाई को जाने दीजिए। ये सुनने के बाद उस इंसान का दूसरा भाई काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वहीं मास्टर ये फेंग कहती है कि तुम दोनों भाइयों ने सभी एल्डर्स को बेवकूफ बनाया, साथ ही मास्टर फेंग को मारकर उनके पास से वो सीक्रेट ट्रेजर भी चुरा लिया और इस गलती की सजा तुम दोनों को मिलेगी। ये बोलने के बाद मास्टर ये फेंग अपने अटैक को रेडी कर रही थी और ये देखकर वो दूसरा वाला बंदा अपने भाई को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने चला जाता है। मास्टर ये फेंग कहती है कि अब तुम दोनों को माफी नहीं मिलने वाली, तो जो करना है कर लो, सजा तो तुम्हें मिलने वाली है। इससे पहले कि मास्टर ये फेंग उन दोनों को मार पाती, उनके उस पावरफुल अटैक को हमारा ली हान डिस्ट्रॉय कर देता है। अब तक ये दोनों भाई भी बुरी तरीके से डर गए थे, इन्हें तो लग रहा था कि इनकी जान पे बनाई है। वहीं दूसरी तरफ ली हान मास्टर ये फेंग से कहता है कि आखिर इतनी जल्दी भी क्या है आपको मास्टर फेंग की मौत का बदला लेने के लिए। ली हान कहता है कि इतना उतावलापन भी जरूरी नहीं। वो मास्टर ये फेंग की तरफ देखते हुए कहता है कि आपको नहीं लगता कि अगर इन दोनों ने मास्टर फेंग को मारा होगा, वो भी ट्रेजर के लिए, तो ट्रेजर मिलने के बाद ये यहाँ से भागे क्यों नहीं? इन दोनों के ऐसा करने के पीछे बात कुछ और है और जब तक मैं वो पता नहीं लगा लेता तब तक मैं शांत नहीं बैठने वाला और शायद उस चीज का रास्ता मुझे मिल गया है। ये बोलने के बाद वो एक हाई जंप लगाते हुए वहाँ अरीना पर एक जबरदस्त स्वॉर्ड अटैक करता है। ली हान के ऐसा करते ही उसकी स्वॉर्ड उस अरीना में धंस जाती है, जिससे अरीना में क्रैक्स पड़ने लगे थे। इससे पहले कि वो जगह तबाह हो जाती, वो स्टूडेंट ली हान को रोकते हुए कहता है कि मास्टर प्लीज ऐसा मत करिए, पर ली हान ने तो अब तक उस अरीना को चकनाचूर कर दिया था। ये देखने के बाद वो स्टूडेंट कहता है कि आपने ये अच्छा नहीं किया, आपको नहीं पता आपने कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी है। वहीं दूसरा वाला स्टूडेंट कह रहा था कि मास्टर प्लीज उन्हें बाहर मत आने दीजिए, वो बिल्कुल पागल हो चुके हैं। उस अरीना के टूटते ही वहाँ पर एक काफी बड़ा गड्ढा क्रिएट हो गया था और उस गड्ढे में और कोई नहीं बल्कि ओरिजिनल वाले मास्टर फेंग मौजूद थे, जिन्हें इन दोनों लड़कों ने जंजीरों से बांध के रखा हुआ था। सभी एल्डर्स मास्टर फेंग को वहाँ देखने के बाद यही सोच रहे थे कि आखिर इनकी ऐसी हालत किसने की। वहीं वो डिसाइबल जो कि मास्टर फेंग बना हुआ था, वो कहता है कि 1 साल पहले की बात है। मास्टर को किसी बड़े मास्टर ने एक स्वॉर्डमैनशिप की बुक दी थी। उस बुक में बहुत ज्यादा ही अमेजिंग मेथड्स लिखे हुए थे। मास्टर ने पूरा महीना लगाकर उस बुक को प्रैक्टिस किया और उन्होंने बहुत कम टाइम में उस बुक की सारी स्किल्स को सीख लिया। वो उस बुक से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गए थे, उन्हें देख के लग रहा था जैसे कि वो पोजेस हो गए हैं। उनके सर पे खून सवार हो गया था। वो हर दिन 6 से 7 लोगों को जान से मारते जा रहे थे। वो पूरा महीना कल्टीवेशन करते रहते और सिर्फ 2 दिन होश में आते और उसमें भी स्टूडेंट्स को मारते। हमने उन्हें और कुछ करते हुए नहीं देखा, वो सिर्फ कल्टीवेशन करते और लोगों का मर्डर करते जाते। हमने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की पर वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो इतने ज्यादा खतरनाक हो गए कि हमें उन्हें रोकने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता दिखा। इसलिए सबसे पहले हमने उनके पास मौजूद वो स्वॉर्ड छीनी जिसके वो बस में हो गए थे और उसके बाद हमने उन्हें रोकने के लिए जंजीरों में बांध दिया। उनकी पावर्स इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि ये जंजीरें भी काम नहीं कर रही थी, तो हमें मजबूरन एक फॉर्मेशन बनाकर मास्टर को उसमें ट्रैप करना पड़ा और ये खबर बाहर ना फैले इसलिए मुझे मास्टर बनने का नाटक करना पड़ा। मुझे हर दिन बस यही डर लगा रहता कि मास्टर आज छूट जाएंगे और इसीलिए मैं इस जगह की पहरेदारी कर रहा था। वो लड़का बताता है कि उसकी लाइफ कितनी ज्यादा मुश्किल हो गई थी इस दोहरी जिंदगी को जीते हुए। एक तो उसे ये राज छुपाना पड़ रहा था और दूसरा उसे हर पल ये डर लगा रहता कि मास्टर बाहर आएंगे और सबसे पहले उसके भाई को मारेंगे। उसे अपने भाई को प्रोटेक्ट करते रहने के लिए मास्टर बनने का नाटक करना पड़ा। उस लड़के की ये सारी बातें सुनने के बाद मास्टर ये फेंग चिढ़ते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारी बकवास पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। मुझे पता है कि तुम दोनों मिलकर झूठ बोल रहे हो। ऐसी कौन सी स्वॉर्डिंग स्किल्स है जिसे सीखने के बाद मास्टर ये फेंग ऐसे पागलों की तरह हरकतें करने लग गए। मास्टर फेंग कोई बच्चे नहीं और ना ही कोई फिजूल के कल्टीवेटर जो एक
टेक्निक न संभाल सके। वो लड़का कहता है कि आप सही कह रहे हैं, पर वो जिस टेक्निक को मास्टर कर रहे थे उसका नाम क्यान युन स्वॉर्ड टेक्निक था। उस टेक्निक के बारे में सुनने के बाद मैंगफो कहती है कि ये टेक्निक तो हजारों सालों पहले ही बैन हो चुकी थी ना, तो क्या अब भी कोई ऐसी किताब मौजूद है जिसमें इस टेक्निक के बारे में लिखा हो, वरना ये अचानक से सभी के सामने इस तरीके से क्यों आती। मैंगफो काफी परेशान होते हुए कहती है कि मास्टर, क्या सच में वो टेक्निक इतनी ज्यादा खतरनाक है कि वो लोगों को मर्डरर बनने पर मजबूर कर देती है। ली हान कहता है कि शायद वो स्वॉर्ड स्किल्स अंदर से तुम्हारे डीमंस को कल्टीवेट करने पर मजबूर करती हो। क्या पता ये मास्टर फैंग अंदर से ही ऐसे ड्रीम्स रखता हो जिसकी वजह से इस मेथड को प्रैक्टिस करने के बाद उसका इनर सेल्फ उसके आउटर सेल्फ पर भारी पड़ गया और वो इस तरीके का खून करने वाला डीमन बन गया। मैंगफो को ली हान की बात बिल्कुल जस्टिफाइड लग रही थी। वो कहती है कि हाँ, ये टेक्निक सीखने के बाद इसका दिल कर रहा होगा कि ये और लोगों को मारे, और फिर धीरे धीरे करके वो स्वॉर्ड इससे बाकी सारे लोगों का खून करवाती गई। फिर इसे उस काम को करने में इतना मजा आने लग गया कि वो उस काम को कंटिन्यू रखता गया। या फिर बॉस, इसके अलावा क्या पता सच में ही इसके अंदर कोई डीमन आ गया हो और इसकी बॉडी को कंट्रोल करके अपनी ख्वाहिशें पूरी कर रहा हो। मैंगफो की बात कंप्लीट भी नहीं हुई थी और वहीं दूसरी तरफ हमें मास्टर फैंग को दिखाते हैं जिनकी आंखें लाल हो गई थी और वो अजीब तरीके से गुर्राने लगे थे। वो पागलों की तरह चिल्लाते हुए अपनी जंजीरों को खोलने की कोशिश करने लगते हैं। वो एक ही बात को दोहरा रहे थे, वो अभी तक मरा नहीं, मुझे उसे मारना है। वो देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे थे, साथ ही उनकी पावर भी अचानक से बढ़ जाती है जिससे कि वो थोड़ा सा प्रेशर लगाते ही जिस जंजीर से बंधे हुए थे उसे तोड़ देते हैं। वो जंजीर को तोड़ने के बाद फिर से लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।